For you today I teach you SS subject lesson number 6 standard 7th एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द मेडिवल एज, यानी कि मध्ययुगीन शासन व्यवस्था और स्थापत्य। कसम मीर लोक दायरो, जो हमारे गुजरात में लोक दायरो बोलते हैं, जो एक फोक सिंगर लोग गाते हैं, जो ग्रुप ऑफ पूरा उनका होता है। एंड वो ऑर्गेनाइज इन द विलेज स्क्वायर, चौक जैसे कि गांव में चौक होता है उस पर वो लोग गाते हैं। एंड एंटायर विलेज हैड गैदर्ड देयर एट नाइट, और पूरे गांव वाले सब वहाँ पे बैठे रह के उनका दायरा सुनते हैं, जहाँ की स्मॉल चिल्ड्रंस भी रेडी हो जाते हैं, टेकन देयर पोजीशन इन द फ्रंट रो। एंड पैट्रियक सॉन्ग वेर ऑल्सो बिगन सॉन्ग एट द लोक दायरो एंड अलॉन्ग विद द फोक सॉन्ग। उत्सव लाइक द पालिया रेक्टिकल सॉन्ग सॉन्ग इन द honor of martyrs very much. So the next day he asked his grandfather, what does the पालिया mean? पालिया क्या होता है? इस तरह से स्टोन्स लगे होते हैं, उसको पालिया बोलते हैं। सो हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट अ पालिया इज़ अ मेमोरियल कमेंटरिंग देयर हीरोज, इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू मार्टर हु हैव सैक्रिफाइस देयर lives while protecting and ensuring the welfare of the people, and these paliyas are worshipped during festivals and song are sung as a homage to this martyr is the culture of our country. And Utsav and his friends requested his grandfather, please enlighten us about the culture of our country. And wait, said grandpa. He went in and came back with some pictures. He then asked Utsav, can you see temple in this picture? It seems as if this stone have the stories to narrate, isn't it? Today I shall tell you about the civilization and culture, the Rajput age. यानी कि जैसे कि आज गांव के चौक में कसम मीर का लोक दायरा था, और रात के समय सभी चौक में इकट्ठा होते हैं। फिर नन्हे बच्चे भी पहले से ही आगे की पंक्ति में बैठ गए होते हैं, और लोक दायरे में लोग महसत्य के साथ देशभक्ति के गीत भी गाए जाते हैं। तो उत्सव को जो समरिक का जो गीत बहुत ही पसंद आया, उसने दूसरे दिन उसके अपने दादा से पूछा, दादा समरक यानी क्या होता है, यानी कि पालिया। दादा ने उत्तर दिया, सम्राट के बलिदान और का प्रतीक एक माना जाता है, जहाँ पे प्रजा रक्षण एवं कल्याणकारी कार्य करने के हेतु इस देश में उनके वीर शहीद हुए हैं। सो इन वीरों की बलिदान की याद में समक्र बनाया जाता है। तो त्योहारों के दिन समक्र की पूजा होती है और शहीदों की वीरता के गीत भी गाए जाते हैं। सो ये हमारे देश की संस्कृति है। सो दादाजी, हम अपने देश की संस्कृति की बातें बताइए ना, उत्सव और उसके दोस्तों के आग्रह किया। रुको कहकर दादाजी 2-3 चित्र भी लेकर आते हैं और फिर बोले, देखो इन चित्र में मंदिर दिखाई देता है तुमको, पत्थरों का कलात्मक आकार देकर बोलते हुए कर दिया हो, ऐसा लगता है ना। मैं आज आपसे राजपूत युग की संस्कृति और सभ्यता के बारे में कुछ बातें करूँगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूरिंग द राजपूत एज, यानी कि राजपूत युग की शासन व्यवस्था कैसे थी पहले। राजपूत काल के दौरान संपूर्ण भारतीय प्रदेश पर कोई एक राज सत्ता नहीं थी। तो भारत में छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था, और सभी प्रदेश की सीमाएं अपने राज्य की सैन्य शक्ति के आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। तो अपने पिछले पाठ में राजपूत युग के राज्य एवं वंश के बारे में हमने जाना था। तो यहाँ आप उस समय की शासन व्यवस्था और साहित्य और स्थापत्य और महत्वपूर्ण बाह्य आक्रमणों के बारे में जानेंगे, यानी किस तरह से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, फिर लिटरेचर के बारे में भी जानेंगे, आर्किटेक्चर्स एंड एक्सटर्नल इन्वेंशन ड्यूरिंग दैट टाइम। तो यहाँ पे हम आगे सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पर सिस्टम कैसा था, यानी कि शासन की व्यवस्था कैसे थी। तो 17वीं सदी के बाद भारत में कई छोटे बड़े राजपूत का वंश शासन करते थे, और उस काल दौरान शासन वंशों में कई परिवर्तन आते रहे, लेकिन राजकीय प्रशासनिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि राजा का पद वंश के आधार पर पारंपरिक रूप से प्राप्त होता था। सो सामान्यतः ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बने, यह आवश्यक नहीं था, पर राजा द्वारा अपनी उत्तराधिकारी के रूप में पसंद किया गया है। तो पुत्र को युवराज माना जाता था। सो लोग एवं राज दरबारी चुनाव करके या पसंद करके नियुक्त किए गए राजाओं के दृष्टांत भी देखने की मिलता है। सो जैसे कि कश्मीर के यशकार को ब्राह्मणों की मंडली में गद्दी पर बिठाया था, तो गुजरात में कुमारपाल को मंत्रिसभा के सदस्यों ने गद्दी के लिए योग्य माना था। तो राजा को जो राज्य व्यवस्था रूप से चलाने में मदद करने हेतु मंत्री नियुक्त किए जाते थे। तो राजा जो थे
वो प्रजाहित का ध्यान रखते थे, प्रजा जो भी थी उसका ध्यान रखते थे। फिर भी कई बार प्रजा राजा के दोषयुक्त संचालन का भोग बनती थी। The minister were appointed to assist the king to administrate and manage the kingdom effectively, and yet at time people become victims of poor and a wrong administrative पॉलिसी। तो इस तरह से लोग भोग बन जाते थे। अब यहाँ पे हम आएंगे गांव का जो शासन व्यवस्था कैसा था, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द विलेज। तो मध्यकाल में भारत में ग्राम संस्थाओं का महत्व अधिक था और ग्राम शासन पंचायत के हस्तगत था और उसका प्रमुख मुखिया या सरपंच था और गांव के संरक्षण और न्याय की जिम्मेदारी उसके सिर पर रहती थी और उसके द्वारा दिया गया न्याय अंतिम माना जाता था। फिर भी कई बातों में तो गांव में ग्राम सभा भी न्याय करती थी और सजा भी करती थी। आज भी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का या पंच की बुजुर्ग का मार्गदर्शन लिया जाता है। सो इस समय राज्य की आय का मुख्य स्रोत जमीन महसूल था। हर एक राज्य की ज़मीन महसूल वसूल कर की रीति अलग अलग थी, लेकिन ज़्यादातर ज़मीन उत्पाद या फिर छठाहस जमीन और महसूल के रूप में वसूल किया जाता था और तदुपरांत प्रजा पर अन्य कर भी थे और इन सभी कामों के लिए भिन्न भिन्न कार्यों की व्यवस्था थी। इसके अलावा बंदरगाह और नाके पर से भी एक इकट्ठा किया जाता था। तो सामंत लोग इकट्ठा करते और राजा को कर देते थे। तो इस तरह से विलेज का सिस्टम हुआ करता था। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिटरेचर यानी कि साहित्य। राजपूत काल में के दौरान धार्मिक एवं अन्य प्रकार का साहित्य अधिक प्रमाण में लिखा गया है। तो इस युग में राजाओं की ओर से विद्वत और विद्या को खूब प्रोत्साहन मिलता था। सो इस समय संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु और आदि भाषाओं में खूब साहित्य लिखा था। संस्कृत भाषा के महान कवि मग ने शिशुपाल वध नामक महाकाव्य की रचना की थी। उसमें श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कैसे किया था उसका वर्णन किया गया है। तो ऐसे ही और एक कवि श्रीहर्ष ने नल और दमयंती की कथा यानी कि निषद चरित्र नामक महाकाव्य में की है। कहीं राधा आदि गोपियों के द्वारा की गई कृष्ण भक्ति के प्रसंगों का रहस्यमय वर्णन किया गया है। तो कई ऐसे भी काव्य पर है जो कि कथाओं में वर्णन किया जाता है। और उदाहरणतः गुजरात में सोलंकी राजा कुमारपाल के बारे में हेमचंद्राचार्य ने कुमारपाल चरित्र लिखा है। सो उन्होंने सदैव शब्द अनुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ भी लिखा था और इस ग्रंथ के राजा सुधराजा और जयसिंह और हेमचंद्राचार्य का नाम जुड़ा हुआ है। तो इस समय पाटन शहर में इस ग्रंथ की हाथी पर पालकी निकली गई थी। कवियों के साथ इस युग में नाटक भी लिखे गए हैं और भवमुक्ति ने उत्तरम चरित्र नामक नाटक भी लिखा है और नारायण नामक पंडित ने तंत्र के आधार पर इतिहास प्रदेश नामक कहानी संग्रह की रचना भी की थी। सो हमारी पाठशाला या फिर नज़दीकी पुस्तकालय में ऐसी कहानियाँ संग्रह या लोक कथाओं का पुस्तक भी होगी। आइए हम वचन पूर्वक की प्रवृत्ति करें। अब आएगा स्थापनीय यानी कि आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे राजपूत युग में जो निर्माण हुआ था तो उनमें मंदिरों का निर्माण विशेष था। तो राजपूत राजा भव्य और कलामती इमारतें निर्मित करने की बहुत ही शौकीन थे। तो उनके द्वारा बनाए गए मंदिरों, किलों और राजमहलों और जलाशय वगैरह से उस समय इसके स्थापत्य और शिल्प का ख्याल आता है। तो उत्तर भारत में इस समय दौरान निर्मित हुए मंदिरों में मध्य प्रदेश का खजुराहो का मंदिर और भुवनेश्वरी का पुरी मंदिर और स्थापना और शिल्पकला की दृष्टि से प्रख्यात है। और इस समय कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था और भारत में जो अन्य सूर्य मंदिर है उनमें कश्मीर का मार्तंड मंदिर और गुजरात में मोटेरा में आया हुआ सूर्य मंदिर प्रख्यात है। सो मोटेरा के जो सूर्य मंदिर का जो विशेषता यह थी कि सूर्य की पहली किरण मंदिर में स्थापित प्रतिमा पर पड़ती थी।
और कोणकर के सूर्य मंदिर को एक रथ का आकार देकर उसका 7 घोड़े खींचते हो ऐसा स्वरूप दिया गया था। तो दक्षिण भारत में इलोरो में हिंदू, बुद्ध और जैन इस तरह 3 धर्म की गुफाएं हैं और उनमें कैलाश मंदिर भव्य है। और मुंबई के नज़दीक एलिफेंट की गुफाएं आई हुई है और उसमें 3 मुख्य वाले शिव का शिल्प प्रसिद्ध है। और मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल सारे देश में प्रख्यात है। दक्षिण भारत के मंदिर गोपुरम के रूप में जाना जाता है और वे ऊंचे भव्य प्रवेश द्वार के लिए विशेष प्रसिद्ध है। तो ऐसे भव्य मंदिरों की प्रसिद्ध सुनकर कई आक्रमणकारी लूटने के लिए चढ़ाई कर देते हैं। तो गुजरात के सोमनाथ में भव्य मंदिर पर ऐसे ही कई हमले हुए थे। अब आएगा मोहम्मद खजील। Though the Rajput is well known for its welfare and the sacrifice, it also saw the constructions of many beautiful and imposing buildings. So many foreigner inventors invaded India during this period, and Muhammad Ghazni, the Sultan of the Ghazna, attacked India many times between 1000 CE and 1075 CE. In spite of the facing problem during the attack, and he continued to plunder India with full force. And during one such attack, when Gujarat was under the Bhimdev Solanki's plundered Somnath, and many people from Saurashtra and Gujarat joined Bhimdev Solanki and trying to protect Somnath but failed. इसमें ऐसा तो राजपूत युग में अपने शौर्य और संपूर्ण के लिए याद किया जाता है। इस समय बेजोड़ स्थापनाओं को भी निर्माण हुआ है। तो इस समय की आक्रमणकारियों के भारत पर चढ़ाई कर दी थी और ईस्वी सन 1000 से लेके 1025-26 दौरान मोहम्मद गजनी ने कई बार चढ़ाई की थी। और मोहम्मद गजनी गजना प्राप्त का सुल्तान था और हर बार उसे कठिनाई होती थी, फिर भी वह पुनः तैयारी करके आंधी की तरह चढ़ आता है। ऐसे ही आंधी की तरह वह सोमनाथ पर चढ़ आया और उस समय गुजरात में भीमदेव सोलंकी का शासन था और सौराष्ट्र और गुजरात के बहुत से लोगों के सोमनाथ को बचाने के लिए भीमदेव सोलंकी का साथ दिया, लेकिन सफलता न मिली। उसके बाद चेंज ऑफ पावर एट दिल्ली का जो सत्ता जब बदली तो गजनी ने निधन के बाद गजनी प्राप्त पर सत्ता स्थापित करने हेतु वहाँ के सुल्तान में जबरदस्त दाव पेच खेला गया और राजपूत शासन में इस निर्बलता का लाभ भी नहीं लिया। और इस दौरान गजनी में शहाबुद्दीन गौरी का मजबूत शासन स्थापित हुआ और उसने भारत पर चढ़ाई करने का सोचा। वह भारत पर धन प्राप्ति हेतु नहीं बल्कि सत्ता संपत्तित करने आया था। शुरुआत में शहाबुद्दीन सफल नहीं हुआ पर उसमें भी अणहिलावाड़ पाटन की महारानी नायकी देवी के सामने मिली पराजय को वह भूल न सका और मोहम्मदीन ने इस पराजय के कारण 12 साल तक भारत की ओर चढ़ाई करने का नाम नहीं लिया और आखिरकार दूसरी बार दिल्ली पर चढ़ गया। पृथ्वीराज बिना पूर्व तैयारी के हिम्मत से अकेले लड़े, साथ ही राजपूत शासन के साथ न मिला और पृथ्वीराज चौहान हार गए और दिल्ली पर से राजपूत शासन का अंत हो गया। और शहाबुद्दीन गौरी ने दिल्ली पर सल्तनत स्थापित की और अपने राज्य की सीमा बढ़ाई और शहाबुद्दीन गौरी के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका प्रिय गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक आया। वह गुलाम वंश के स्थापक के रूप में जाना गया। इस तरह भारत में दिल्ली की गद्दी पर राजपूती शासन का अंत हुआ और देश की राज्य व्यवस्था और समाज व्यवस्था की परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन कैसा था, क्यों परिवर्तन करने पड़े, ऐसे कई प्रश्न के बारे में सोचें। शौर्य और संपन्न के सामने गद्दी के लिए दावपेच की शतरंज खेली जाने लगी और दिल्ली की गद्दी अब रक्त रजित बनी। इस तरह से यहाँ लेसन हमारा ख़त्म होता है। सो थैंक यू।